ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं, क्या आपको लगता है ये वही यूनाइटेड स्टेट्स के साथ होने जा रहा है जो गॉर्बेचोव की पॉलिसीज़ के बाद यूएसएसआर टूट गया था? क्या इसके बाद एक अमेरिका की एक हेगेमनी थी दुनिया में, एक इनका असर रसूख था, वो सुपर पावर अब क्या ये रहेगा इसके बाद, इन हालात के बाद? देखिए, इसी जो जो हालिया ईरान और अमेरिका की जंग है, इसके बाद तो अब कोई भी जी शऊर या कोई भी समझदार आदमी अमेरिका को सुपर पावर नहीं कह रहा। नहीं है। हाँ, सब यही कह रहे हैं कि अमेरिका टूट चुका है, उसकी सुपर पावर खत्म हो चुकी है। अब कोई भी उसे सुपर पावर कहने को तैयार नहीं है, खास तौर पर इस जंग के बाद। उसमें देखें ना, बहुत सारी चीजें हुई। हम सारी अमेरिका की टेक्नोलॉजी फेल हो गई है। बिल्कुल। अमेरिका के बड़े बड़े बहरी बेड़े नाकाम हो गए हैं। अमेरिका की जंगी हिकमत अमली नाकाम हुई है। जो अमेरिका सियासी और इखलाकी बहरान का शिकार था, वो इस वक्त एक बड़े अस्करी बहरान का शिकार है। तो ऐसे किसी बहरानों के शिकार मुल्क को सुपर पावर तो नहीं कहा जा सकता। बीजेपी का खुद का ये है या फिर ये इजराइल के कहने पर ही ये लोग देखिए, लॉबिंग शुरू कर रहे हैं? बहुत दिनों से जो हिंदुस्तान था वो सियासत से आउट हो गया है। वो आलमी मंजरनामे पे कहाँ है? ईरान अमेरिका की जंग में कहाँ है हिंदुस्तान? किसी और मामले के अंदर आप देखें हिंदुस्तान कहाँ है? कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान उभर कर आ गया है। अब उनको तकलीफ हुई है कि हम क्यों नहीं है मंजरनामे में, तो अब लेकिन अब इजराइल फर्स्ट का गालिबन उनारा लगा रहे हैं। तो ये एप्स्टीन फाइल्स के कनेक्शंस के थ्रू ही इनको इस तरह से हुक किया गया है या फिर कुछ और भी इनके रीजंस हो सकते हैं स्कैंडल? देखिए, मैं इस बात का मुतक़िद हूँ कि सिर्फ एप्स्टीन फाइल्स का मसला नहीं है। एप्स्टीन फाइल एक है, ऐसे कई मसाइल हैं। बिल्कुल। जैसे एपेक एक मसला है, और भी इस तरह की दर्जनों चीजें हमारे सामने आ सकती हैं तहकीक करने पर। सिर्फ एप्स्टीन फाइल को ब्लेम नहीं दिया जा सकता, वो एक वजह है। लेकिन जो अमरीकी सदर ने नारा लगाया था अमेरिका फर्स्ट, वो उसमें फेल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुमैल शाह और आप देख रहे हैं क्रिसेंट पर्सपेक्टिव में वर्ल्ड वायर। नाजरीन, एक करंट अफेयर्स का शो हम आपके लिए लाए हैं जिसमें दुनिया के बदलते हालात के बारे में आपके साथ ये डिस्कशन करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ आज मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फ़लस्तीन फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कुमैल। डॉक्टर साहब, हम ये कुछ टाइम पहले देखते थे कि दुनिया के जो बदलते हालात हैं उनको ऑब्ज़र्व करके उन पर तज्जिया करना काफ़ी आसान होता था, मतलब चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी। अब आखिर क्या वजह है कि कोई भी दुनिया के बदलते हालात हैं उनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है और चंद लम्हों में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, चाहे वो ईरान का मसला हो या दुनिया के और बदलते हालात हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि पहली बात तो यही है कि आपने सही कहा है कि जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। बिल्कुल। जब तेज़ी से बदलते हैं कि सुबह कुछ हैं, दोपहर को कुछ हैं, शाम को कुछ, और रात को जब आप सोते हैं फिर कुछ और होते हैं, और सुबह जब उठते हैं तो कुछ और हो चुके होते हैं। तो ऐसे हालात में कोई भी प्रिडिक्शन करना, कोई भी पेशन गोई करना, कोई भी तजिया करना वो मुश्किल हो जाता है। तजिया सिर्फ उसी हालात पर ही यानी हो सकता है जो उस वक्त आपके सामने डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इसकी एक मिसाल खुद यही है कि जो ईरान और अमेरिका की जंगबंदी थी, आपने देखा कि वो एक वक्त था कि अमेरिका कह रहा था कि हम ख़त्म कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, और ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही थी कि अमेरिका जो है वो एटमी हमला कर सकता है, फला फला ये सारी। लेकिन अचानक रात के आखिरी पहर में हमने ये ख़बरें सुनी कि भाई पाकिस्तान बीच में आ गया और पाकिस्तान ने बातचीत करके अमेरिका को कायल कर लिया और ईरान के 10 नुकाती प्रोग्राम को अमेरिका तक पहुंचाया। ये सारी डेवलपमेंट, तो ये बात आपकी सही है कि दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, और इस तब्दीली के अंदर रोज़ाना की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही मिनटों सेकंडों के अंदर चेंज बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक और तब्दीली, इसी तब्दीली के बीच में एक और तब्दीली आई है, वो ये कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और कैरोलिना लेविट, जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, उन्होंने भी एक यू टर्न लिया। वो यू टर्न ये कि जो ईरान के 10 नुकाती पॉइंट्स थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो वो 10 नुकाती पॉइंट्स हैं ही नहीं जो हमें पहले भेजे गए थे। तो वो आया, उनको किसने भेजे, या उनकी तरफ से एक ब्लफिंग हो रही है कि भाई के ये, ताकि ईरान को एक कमज़ोर सामने सालस दिखाया जाए? पहली बात है कि ये जो अमरीकी अहदेदार हैं ये सारे झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये फरेबी हैं। और जब ये इस तरह की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये खुद झूठ बोलते हैं। देखिए, ईरान ने जो 10 नुकात दिए थे वो एक पाकिस्तान के रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो मेंशन भी किया था, उसमें लेबनान का भी नाम था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के थ्रू दिए थे, वो जनाब शहबाज शरीफ साहब के जरिए दिए थे। वो ऐसा तो नहीं था कि कोई वो गली चलता कोई आदमी था उसको पकड़ा दी, नहीं भाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, रिस्पॉन्सिबल इस जो है वो स्टेट का पेट्रन इन चीफ है हमारा, वो स्टेट्समैन है। तो
पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि चलें, आप कहेंगे ठीक है तब्दील हो गए, पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे देख रही है, ट्विटर पे देख रही है और सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देख रही है कि ईरान ने वो पॉइंट्स, उनके वजीर खारजा ने अपनी ट्वीट के ऊपर ऑफिशियली वहां पे मेंशन किए हुए हैं कि हमने इन 10 नुकात पे किया। फिर उससे ऊपर चले जाएं, ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उन्होंने जब अपना कौमी बयानिया जारी किया, उसमें भी उन्होंने लिखा है। तो क्या ये चीज़ें अमरीकी ओहदेदार नहीं पढ़ते, या इनके सेक्रेटरीज और इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं इतने बड़े बड़े, ये करोड़ों अरबों डॉलर का जो बजट वहां लगा के व्हाइट हाउस और पेंटागन में बैठे हुए हैं, ये क्या करते हैं? इनका काम है ना कि अपने वजीरों को, नायब सदूर को, बाकी लोगों को ये बताएं। तो अगर उन्होंने नहीं बताया तो ये तो उनकी गलती है, लेकिन ऐसा बईद है कि ना बताया। इनको सब पता है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसराइल जो है, नेतन्याहू, उसने देखें कल वो लबनान के ऊपर बमबारी की है, बिल्कुल और वहशतनाक वहशियाना बमबारी की है। 50 जंगी जहाजों के साथ जाकर 1 मिनट के अंदर 160 बम फेंके, 160 से भी ज्यादा बम फेंके, और कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया है। सारे के सारे मकामात, मेरे ख्याल में ये पॉलिसी शहरी मकामात, गजा में भी थी कि शुरू में 10-20 इस तरह शहीद हो रहे थे, फिर एकदम से उन्होंने इंटेंस बॉम्बिंग शुरू कर दी। वही शायद वो रिपीट कर रहे हैं इधर लेबनान में। ये तो एक दूसरा दावी है। ये दावी अपनी जगह पर ये दुरुस्त है कि जो कुछ इन्होंने वो गजा में किया, वही लेबनान में किया, वही ईरान में भी सारी ये वही टैक्टिक थी। लेकिन ये जो बात हम कर रहे थे कि जो इन्होंने यू टर्न लिया है, जो झूठ बोलना शुरू किया है, उसकी बुनियादी वजह नेतन्याहू है। बिल्कुल, कि नेतन्याहू ने इस जंगबंदी को मानने से इनकार कर दिया। उसने लेबनान पे वहशियाना हमले शुरू कर दिए हैं, लेबनान के शहरियों को, मासूम बच्चों को, खवातीन को, जवानों को कत्ल करना शुरू कर दिया है। और इस कत्लेआम के अंदर अब ईरान कैसे सीज फायर कर लेगा? ईरान कैसे जो है ना वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ सकता है? ये मुश्किल पैदा हो गई। कल ईरान में भी ड्रोन फायर हुए हैं जी वो। और फिर इसके साथ देखें, पहली शर्त जो थी 10 नुकाती एजेंडे में, वो यही थी कि सीज फायर के अंदर जहां ईरान शामिल है वहां लेबनान भी शामिल है, लेबनान की जंगबंदी भी शामिल है। और पाकिस्तान के वजीर आज़म ने, हमारे शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्विटर पे ये लिखा था कि जो हमने बातचीत कर ली है उसमें लेबनान भी शामिल है। अब इस तरह से कर देना कि यहाँ पे हमले करना, ये सीधा सीधा वायलेशन है। ये जंगबंदी को ख़राब करने की इससे होनी कोशिशें हैं, साजिशें हैं, और अमेरिका इसमें पीछे है। ट्रंप इससे दूर नहीं है। ये ट्रंप के इशारों पर हो रहा है। ट्रंप ने जानबूझकर ये हिकमत अमली रखी है, जाहिलाना हिकमत अमली, कि हम इधर सीज फायर की बात करते हैं, तुम उधर कत्लेआम करो। और अब ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है। तो बुनियादी तौर पर 3 बातों की तो अमेरिका ने जंगबंदी के अंदर वायलेशन कर दी है। तो अब देखना है कि फ्यूचर क्या है। मुझे लगता है कि शायद अब ये मुज़ाकरात ना हो। और आज जो पाकिस्तान में जो सफ़ीर है ईरान के, उन्होंने ट्वीट की थी सुबह ही कि ईरान का वफ्द इस्लामाबाद पहुंचने वाला है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो ट्वीट भी डिलीट हो गई। गालिबन ये भी एक जाहिर है कि आप देखें ना कि जब ये इतनी वायलेशन हो रही है, अमेरिका इसराइल वायलेशन कर रहे हैं, और अभी फ्रेमवर्क बना है ना, बातचीत तो होनी थी, अभी मुआहिदा तो अभी अगला स्टेप था, हमने वो पहले भी बात की थी। उस फ्रेमवर्क के ऊपर ही उन्होंने वायलेशन शुरू कर दी। बिल्कुल, उन्होंने बदएतमादी शुरू कर दी, उन्होंने एतमाद को तोड़ना शुरू कर दिया। तो ये अमेरिका शैतान है। अमेरिका नहीं चाहता दुनिया में अमन आए, और ये नेतन्याहू को जब तक दुनिया लगाम नहीं देगी, इसराइल सबसे बड़ी मुसीबत है इस वक्त। बिल्कुल, खित्ते में अगर जब तक इसराइल है, दुनिया का अमन कायम नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कि अमेरिका में एक इजरायली लॉबी है जो भरपूर, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों या दूसरे जो भी वो हों, उसमें इसराइल की एक लॉबी है एपेक, जो इनके जो सेनेटर्स हो गए या कांग्रेस के जो हो गए, उनको फंडिंग करके इनसे अपने ऐसे मकासद पूरे करवाती है कि जो इजराइल के हक में हो। मिसाल के तौर पर उनको मिलियंस की फंडिंग करती है, फिर जब यही लोग पावर में आते हैं तो इनसे बिलियंस की फंडिंग फिर इजराइल की तरफ जाती है, तो इनको कुछ हुक किया जाता है। ये एपेक क्या है और इसका कितना असर रसूख है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर? देखिए, जो एपेक है, ये जाहिर है कि अमेरिकन के जो अमेरिका के अंदर जो यहूदी हैं, जो इसराइल के हामी। अच्छा, अमेरिका में भी 2 किस्म के यहूदी हैं। एक यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद है जो इसराइल को तस्लीम नहीं करती। वो कहती है कि इसराइल एक नाजायज रियासत है, ये गलत है। ये वही है जो ज़ोहरान ममदानी की कैंपेनिंग में भी साथ थे उनके। बिल्कुल वही होंगे। अच्छा, दूसरा एक तबका है जो कहता है कि जो जाहिर है कि ज़ायनिस्ट है, जिसने पहले भी, यानी अगर आप माजी में चले जाएं तो अगर जो स्विट्जरलैंड में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जो सहूनियों की, उसमें भी चंद एक लोग आए थे। फिर दूसरी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी आए थे 200-300 लोग। ये बढ़ते बढ़ते ये वही चंद 100 लोग हैं जो अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, स्विट्जरलैंड में हैं, और कहाँ कहाँ पर है। इनका काम क्या है कि इनका काम यही है कि सियासतदानों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ये एप्स्टीन क्या था?
ये भी नहीं ये कही। जो एप्स्टीन फाइल्स के जो आजकल बड़ा चर्चा है, ये भी तो उसी से ये लिंक है ना। कहीं इधर से पकड़ते हैं, कहीं उधर से, कहीं ये सियासतदानों को ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहीं उनकी कमजोरियों से फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। मसलन एक आदमी सेनेटर बनना चाहता है, हम्म। कितना पैसा खर्च करना पड़ता है उसे। मिलियंस ऑफ अमेरिका में डॉलर। उसे लाखों डॉलर खर्च करके बिल्कुल। उसे जो है वो अपनी कैंपेन चलानी हर पड़ती कोई है। अफोर्ड उसे इलेक्शन में तो हर बंदा तो नहीं अफोर्ड नहीं कर कर सकता। सकता। तो ये क्या करते हैं, ये लोगों को खरीदते हैं, ये लोगों को सपोर्ट करते हैं, फंडिंग। आपने सही कहा है। इस पर मैंने पहले भी एक तहकीक की थी, और हमारा वो रिसाला छपता था उस जमाने में, वॉइस ऑफ फलस्तीन, तो उसमें हमने बड़ी इसके बारे में तहकीकी गुफ्तगू हमेशा उसके, यानी हर माहानावार हम उसमें लिखते थे। तो उसमें ये सारी चीज़ें बयान की जाती थी कि कौन कौन से सेनेटर को किस किस बात पे कहाँ कहाँ पर उसे यानी कंट्रोल किया जाता था। यानी यहाँ तक कि किसी महफिल में किसी सेनेटर को अपनी मर्जी की बात करने की भी इजाज़त नहीं दी जाती थी, क्योंकि जो सपोर्ट कर रहा था, जो फंडिंग कर रहा था, वो पीछे से नहीं होता था। बिल्कुल। और फिर अगर किसी ने कोई बात कभी कह दी, यानी गलती से किसी सेनेटर ने कोई बात किसी के मुंह से निकल गई कि इसराइल फलस्तीन में जुल्म कर रहा है, सिर्फ उसने इतना ही कह दिया, तो चंद महीनों के बाद उसकी जो जो उसकी वर्थ थी, या जो उसकी जो उसकी वैल्यू होती थी, वो डिग्रेड हो जाती थी। और आइंदा आने वाले फिर इलेक्शन के अंदर ये होता था कि वो कैंडिडेट वो नकारा हो जाता था। तो ये अमेरिका में बड़ा मशहूर है। एपेक जो है बड़ी मशहूर तंजीम है, और सब जो है वो जानते हैं। खुद मुमकिन है ट्रम्प की भी फंडिंग करते हों, और जी। सारी चीजें ये करते सब होंगे। कोई मिलियंस तो के हिसाब से बिल्कुल, ट्रम्प को तो ये वो करते रहे चंद हैं। सहूनी है जो दुनिया भर के वहाँ पे जमा है, जिनका काम यह है कि वो इसराइल की बका के लिए, इसराइल को वजूद में रखने के लिए अमेरिका की सियासत पर काबिज बैठे हुए हैं, और अमेरिका को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। डॉक्टर साहब, रिपब्लिकन मार्जरी टायलर ग्रीन जो एक मागा थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस उसकी थी, तो ये भी इजराइल के जब खिलाफ कुछ ही चंद इन सालों लास्ट ईयर में ये बोलने लगी, तो इनको भी बिल्कुल ही इतना शायद थ्रेटन किया गया या कुछ कि इन्होंने उससे रिटायरमेंट ले ली अपने बिल्कुल पॉलिटिकल करियर बिल्कुल, से। ये ऐसा मतलब ही इस है। तरह ये ये दबाव effect- बनाते हैं, ये दबाव बना देते हैं, जहां पर वो काम कर रहा होता है या कर रही होती है बंदा, उसके खिलाफ एक माहौल बना देते हैं, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, उसकी कमजोर चीजें ले आते हैं, जो माजी में इन्होंने उसके साथ की, उसके जो बैंक अकाउंट्स भरे होते हैं वो सारे स्टेटमेंट, यानी बहुत सारी टेक्निक्स है। हम किस किस टेक्निक पे बात करें, बहुत सारे स्कैंडल ये निकाल के ले आते हैं, बाज़ दफा लोगों को फंसाते हैं। ये जैसे एप्स्टीन की हमने मिसाल दी आपको, एप्स्टीन फाइल्स में यही हुआ है ना। लोगों को लाया गया जजीरों पे, उनको जो है ना वो याशी के लिए छोड़ दिया गया, बिल्कुल। फिर उनकी वीडियोस बना ली गई, अब उनको ब्लैकमेल किया जाता है। अब वो दुनिया में कहीं भी रहे, कोई पाकिस्तानी हो, कोई लबनानी हो, कोई किसी मुल्क का हो, अमरीकी हो, कैनेडियन हो, ब्रिटिश हो, क्या होगा वो तो एप्स्टीन फाइल्स के अंदर अगर उसकी वीडियो है, तो वो तो जो आपको कहा जाएगा आपने वो करना है। बिल्कुल। डॉक्टर वरना साहब, आपका तज्जिया क्या कहता है, ये जो ट्रम्प जिस कैंपेन के थ्रू आए थे, यूनाइटेड स्टेट्स के सदर जो बने, उनका नारा था कि अमेरिका फर्स्ट, लेकिन अब इसराइल फर्स्ट का गालिबन वो नारा लगा रहे हैं। तो ये एप्स्टीन फाइल्स के कनेक्शंस के थ्रू ही इनको इस तरह से हुक किया गया है, या फिर कुछ और भी इनके रीजंस हो सकते हैं स्कैंडल्स में? देखिए, मैं इस बात का मुतकिद हूँ कि सिर्फ एप्स्टीन फाइल्स का मसला नहीं है। एप्स्टीन फाइल एक है, ऐसे कई मसाइल हैं। बिल्कुल। जैसे एपेक एक मसला है, और भी इस तरह की दर्जनों चीजें हमारे सामने आ सकती हैं तहकीक करने पर। सिर्फ एप्स्टीन फाइल को ब्लेम नहीं दिया जा सकता, वो एक वजह है। लेकिन जो अमरीकी सदर ने नारा लगाया था अमेरिका फर्स्ट, वो उसमें फेल हो गए। बिल्कुल। वो अमेरिका को ग्रेट बनाने में भी नाकाम हो गए हैं। वो अमेरिका फर्स्ट की बजाय अब वो इसराइल की तरजीहात पे काम कर रहे हैं। आप अमरीकी शहरियों से बात करें ना, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी हैं। जैक्सन हिंकल है, एक और हमारा दोस्त है वो इथन है, और इसी तरह और भी बहुत सारे हैं वहाँ पे, जिनके साथ हमने जो है ना वो हमारा वो राब्ता भी रहता है। तो अगर आप अगर इन लोगों से वहाँ बात करें, तो वो कहते हैं कि भाई ये अमेरिकन अवाम तो परेशान है। बिल्कुल। अमेरिकन अवाम तो कह रहे और हैं कि ये महंगाई तो भी वहाँ पे महंगाई, उरूज और पर है। देखें ना, $2 पे तेल था तो $4 पे चला गया। चला गया। तो $4 का मतलब है कि उनके लिए तो बहुत बड़ा अजाब है। जिनसे जंग लड़ रहे वहाँ बिल्कुल गालिबन 6-8 रुपए बिल्कुल ऐसे पाकिस्तानी हिसाब से 1.5-2 रुपए लीटर है। हम्म। लेकिन अब ये जो इसराइल फर्स्ट है, ये तो अमेरिकन पीपल को देखना है, बिल्कुल। कि ये तो अमेरिकन आवाम को देखना है कि भाई हम कहाँ खड़े हैं और हमारा सदर क्या कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका में अपराइजिंग होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अनकरीब कोई बड़ी अपराइजिंग जो है ना वो अमेरिकन पीपल या जो आवाम है उनकी तरफ से आएगी, जो ट्रम्प को भी उखाड़ फेंकेगी, और इस ये जो एक सहूनी वहाँ पे तसल्लुत है, इसका खात्मा होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो एक बड़े चेंज की आप बात कर रहे हैं, ये होगा क्या इंशाल्लाह, ये ये होने आप वाला है। इसमें ये भी हम लोग ये इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ की स्टेट्स अलग हो जाएं, अलग रियासत, ऐसा कुछ भी सामने आ रहा है? देखिए, मकाफात अमल तो यही कहता है कि जब आप किसी को नुकसान पहुंचाने जाते हैं तो खुद आपके सामने आता है। यानी ये तो एक नेचुरल कानून है नेचुरल है। कि अगर मैं आपके लिए गड्ढा खोदूंगा, तो आज नहीं तो कल मैं उस गड्ढे में खुद भी
वो गिरूंगा। तो ये हो रहा है। एम्पायर्स के भी 3 स्टेजेस होते हैं। बिल्कुल। जिन डाउनफॉल। जिन रिजीम्स ने ईरान के खिलाफ गड़े खोदे थे, आज वो कहाँ है? बिल्कुल वो जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई गड़ा खोद रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ गड़ा खोद रहा है, तो अमेरिकी हुकूमत उस गड़े में आज नहीं तो कल जरूर गिरेगी। क्योंकि देखिए, अमेरिका के अवाम बड़े बाशऊर हैं। हमारी भी जो बात है, जो हमारी मुखालफत है, वो अमेरिकी अवाम के साथ तो आवाम के नहीं है। साथ नहीं है, बिल्कुल। अवाम मेरी और आपकी तरह है वहां के भी। वो सफर हक वो का भी कर साथ, रहे हैं, बिल्कुल, हम भी वो कर सच का साथ देते हैं, बिल्कुल। झूठ का साथ नहीं देते। हम भी इसराइल के जुल्म की मदम्मत करते हैं, जो हमारे अमरीकी भाई हैं वो भी जुल्म की मदम्मत करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो अमरीकी हुकूमत है, वो असल में खयानतकार है, वो असल में जालिम है, वो दुश्मन है इंसानियत की। तो ये जो गड़े खोद रहे हैं इंसानियत के खिलाफ, ये खुद उस गड़े में गिरेंगे। और जैसा आपने कहा कि स्टेट्स भी टूट सकती हैं, अलहदा ये हो जाएगा। पहले भी बात होती रही, अभी पिछले दिनों भी एक दो स्टेट्स के अंदर बड़े वहां पे जो है ना वो मुजाहरे थे, और बड़े नो किंग्स के जो मुजाहरे बिल्कुल हुए नो थे, किंग्स, और इससे पहले भी हुए जहां पर इन्होंने तशद्दुद के जरिए उनको रोका, लोगों को कत्ल किया, गिरफ्तार किया। लेकिन तशद्दुद हमेशा नहीं चलता। नहीं चल। ये बेदारी है जो आएगी और आ चुकी है। आप देखिए, सबसे ज्यादा मुजाहरे फलस्तीन के लिए अमरीकी अवाम ने यूएस में किए। हुए, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो अब भी उठ सकते हैं। जब वो देख रहे हैं कि आप ईरान पे जुल्म कर रहे हैं, आप जो है वो लबनान पे बमबारी कर रहे हैं, तो अमरीकी अवाम खामोश इसमें वो नहीं इल्जाम लगाते हैं कि जितने इमिग्रेंट्स आए ये लोग हैं, हालांकि वहाँ के लोकल अमेरिकन वाइट रेस के और जो इंडिजिनस ब्लैक पीपल है दूसरे जो हैं, उन लोग की तादाद ज्यादा थी उन बिल्कुल ऐसी, एहतजाजों बिल्कुल में। ऐसी। हर एहतजाज में यही देखा गया है कि गोरे और काले जो जो अमरीकी हैं वो सब उसमें शामिल होते हैं। वहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि 1991 के बाद अमेरिका वाज द ओनली सुपर पावर इन दिस रीजन, इन दिस वर्ल्ड। लेकिन जो ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं, क्या आपको लगता है ये वही यूनाइटेड स्टेट्स के साथ होने चाह रहा है जो गॉर्बेचोव के पॉलिसीज के बाद यूएसएसआर टूट गया था? क्या इसके बाद ये अमेरिका की एक हैगीमनी थी दुनिया में, एक इनका असर रसूख था, वो सुपर पावर, अब क्या ये रहेगा इसके बाद, इन हालात के बाद? देखिए, इसी जो जो हालिया ईरान और अमेरिका की जंग है, इसके बाद तो अब कोई भी जी शऊर या कोई भी समझदार आदमी अमेरिका को सुपर पावर नहीं कह रहा। नहीं भैया। हाँ, सब यही कह रहे हैं कि अमेरिका टूट चुका है, उसकी सुपर पावर खत्म हो चुकी है। अब कोई भी उसे सुपर पावर कहने को तैयार नहीं है, खास तौर पर इस जंग के बाद। उसमें देखें ना, बहुत सारी चीजें हुई हैं। हम सारी अमेरिका की टेक्नोलॉजी फेल हो गई है। बिल्कुल। अमेरिका के बड़े बड़े बहरी बेड़े नाकाम हो गए हैं। अमेरिका की जंगी हिकमत अमली नाकाम हुई है। जो अमेरिका सियासी और इखलाकी बहरान का शिकार था, वो इस वक्त एक बड़े अस्करी बहरान का शिकार है। तो ऐसे किसी बहरानों के शिकार मुल्क को सुपर पावर तो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। जहां पर अस्करी बहरान हो, जहां पर जो है वो सियासी बहरान हो, जहां पर इखलाकी बहरान हो, मुआशी बहरान भी है। कितने कर्जे हैं अमेरिका के ऊपर? बिल्कुल। अभी खरबों गालिबन डॉलर्स के। ट्रम्प ने कुछ नए मिलिट्री एड के भी बिल्कुल ऐलान किया है, उसमें कितने ही लोगों के फंडिंग्स कट की हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग्स कट की हैं विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो बिल्कुल मतलब उनके लोग सफर कर रहे हैं और बिल्कुल करेंगे, कर रहे हैं, बिल्कुल वो चाह रहे हैं कि अपने इसराइल के लिए मकासद, जो बिल्कुल। इसराइल फर्स्ट का जो उनका एक नया नारा है, वो पूरा हो पहले। देखिए, वो नारा तो कभी पूरा नहीं होगा, चाहे वो इसराइल फर्स्ट कर लें, जो भी कर लें। इसराइल को भी एक दिन नाबूद होना है, और इसराइल का भी सब कुछ अभी दुनिया ने देख लिया है कि तल अबीब भी जल रहा है, जल रहा है। डैमोना पर भी जाके मिसाइल गिर रहे हैं, और हैफा पे भी मिसाइल गिर रहे हैं। ये तीनों स्ट्रेटेजिक शहर हैं जो आसिफ सेऊनी रियासत ने बनाए हैं। तल अबीब, डैमोना और हैफा, तीनों पर जाकर जो है वो लबनान के मिसाइल, जो हिजबुल्लाह के हैं, जो ईरान के मिसाइल हैं, यमन के मिसाइल हैं, वो वहां पे हिट करते हैं, वो टारगेट्स को निशाना बनाते हैं। तो इसराइल की तो वो सारी, वो जो था वो आयरन डोम था, वो थार्ड था, और वो डेविड स्लिंग था, ये सारे फेल हो गई। तो सारे बिल्कुल। ये अब यानी इसका मतलब है कि ये अब नो मोर सुपर पावर। अब जो सुपर पावर है वो है जो इस जंग को बंद करेगा, जो इस जंग के अंदर गारंटी लेगा। वो गारंटी कौन ले सकता है? रूस है, चाइना है, पाकिस्तान उसमें जो है बहुत तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। सालिस बन गया पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा काम है ये। तो मेरा ख्याल है कि अब ये सुपर पावर वाली कहानी तो अमेरिका की वो निमट चुकी है। मैं तो नहीं समझता उसे आज के बाद के सुपर पावर है, पहले भी नहीं समझता था। लेकिन एक ऑफिशियली जिसके कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की भी जबान में, अब वो नो मोर सुपर पावर, बल्कि अब वो लोग हैं जो इस रीजन के अंदर हैं, जो इंसानियत के साथ खड़े हैं, जो जंगों के खिलाफ खड़े हैं, जो अमन के साथ खड़े हैं। डॉक्टर साहब, इन्हीं बदलते हालात में एक और मुल्क है जो इकोनॉमिकल सुपर पावर गालिबन कहलाया जाता है, वो मुल्क है चाइना। बिल्कुल सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर है। इसी मुल्क में 2 दिन पहले ताइवान की ऑपोजिशन लीडर थी चेंग ली वुन, वो भी चाइना के दौरे पर हैं। तो आज उन्होंने खिताब भी किया, उसमें उन्होंने कहा कि वी वांट टू सी बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई इंस्टेड ऑफ मिसाइल्स। बहुत ही एक मतलब अमन का पैगाम लेके गई हैं।
बहरहाल जहाँ उनके दूसरे जो हुकूमत है ताइवान में, उन्होंने उनको अपोज किया कि भाई आप यार डिफेंस की भी उसकी पार्लियामेंट में जो वो बजट की बहस बजट चल की रही है, बहस चल बिल्कुल रही है उसको बिल्कुल। छोड़ के आप वहाँ गई हैं। और दूसरा ये कि एक वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं तो लाम, तो वो भी उन्होंने इंडिया दिया कि वो चाइना विजिट करेंगे। ये आखिर जंग, इस तरफ एशिया में जंग चल रही है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये चाइना का जो विजिट हो रहा है अपोजिशन लीडर का ताइवान का, और ये न्यूली अपॉइंटेड जो प्रेसिडेंट हैं वियतनाम के, तो ये क्या हमें इशारा कर रहा है? ये हमारे लिए तो इशारा है ही, ये सबसे बड़ा इशारा डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। अच्छा। वो ये डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे हैं कि दुनिया इधर भी बदल रही है। हम्म। अगर उधर दुनिया बदल रही है दूसरी तरफ, कि ये जो रीजन आपके सामने खड़ा हो गया, तो ये रीजन भी आपके सामने खड़ा हो सकता है। और चाइना की सुप्रीमेसी को वो कबूल कर रहे हैं, यानी चाइना के साथ ताउन, हमआहंगी और दोस्ती को उन्होंने, इसको इस तरह कह लें कि कबूल करना शुरू कर दिया है। जो इख्तलाफात थे उन्हें भुलाने की कोशिश की जा रही है। और चाइना ये डिजर्व करता है कि चाइना इस खित्ते में बिलाखिर एशिया में एक बड़ी पावर है, और इसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की ज़बान में सॉफ्ट पावर कहा जाता है। बिल्कुल। तो अब इस सॉफ्ट पावर के साथ हर कोई चाहता है कि वो जुड़े। पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है, ख्वाहिशी। पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि चाइना के साथ रहे, चाइना से अच्छे रिलेशन में रहे। अफगानिस्तान चाइना के साथ अपने रिलेशन बना रहा है, तो ताइवान क्यों नहीं बनाएगा? बिल्कुल। ताइवान की अपोजिशन लीडर ने एक जो मैं समझता हूँ एक अच्छा इकदाम लिया है। उनकी हुकूमत को भी चाहिए कि वो जो वहाँ पे जो उनका जो बैठा हुआ है, जो उनका जो क्या कहना चाहिए कि जो उनका जो सरबराह है स्टेट का, वो एक समझ ले कि वो ताइवान से भी उसका ताल्लुक नहीं है, नहीं है। तो उसे, तो उसके हाथ में ताइवान नहीं दे देना चाहिए ना सारा। बिल्कुल। तो चाइना के साथ अगर वो मिलेंगे, चाइना के साथ बात करेंगे, तो उनका जो झगड़ा है वहां पर वो भी खत्म हो जाएगा। खामखा का एक कॉन्फ्लिक्ट है जो वहां पे पैदा है, गालिबन जिससे चाइना भी नहीं अमेरिका चाहता, चाइना भी नहीं चाहता कि उनसे बिल्कुल नहीं जंग चाहता, करे। बिल्कुल। और ये आप तो देखते हैं कि बदलते हालात इसलिए भी हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो ताइवान पे जो नज़र थी, बिल्कुल यही वो जो मैं फटी है, यही तो बात कहने जा रहा इसी था। वजह से। मैं यही कहने जा रहा था कि असल पैगाम तो अमेरिका को है हम्म। कि भाई हम तुम्हारे साथ अब नहीं चलेंगे मजीद। अपोजिशन लीडर गई हैं, मुमकिन है कि वो कोई पैगाम देकर आए, कुछ लेकर आए। और शी जिनपिंग से और मुलाकात भी है फिर उनकी। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा काम होगा अगर बहुत है उनकी कि मुलाकात होती है, तो फिर तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ईरान पर हमला होने से पहले 28 फरवरी से 2 दिन पहले इंडिया के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, इसराइल का उन्होंने स्टेट विजिट किया, तो उसके बाद से कुछ इनको अपोज भी किया जा रहा है विद इन द इंडिया। कांग्रेस भी इनको काफ़ी तनकीद का सामना सामना कर रही है, इनको तनकीद का निशाना बना रही है। और वो कह रही हैं कि आप जो एक इनका IRIS दीना था, वो शिप आपकी वजह से ही डूबा है, आपके वाटर्स में था। यूएस ने वहाँ पे वो मतलब नॉन कॉम्बैटेंट उनकी फ्लीट थी, तो वहाँ उस पे उसने बमबारी की, टॉर्पीडोस मारे, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। और अब भी वो इस खित्ते में पाकिस्तान के साथ कुछ अपना असर व रसूख दिखाने के लिए कश्मीर की बात फिर कर रहा है। तो ये क्या ये इनकी स्टेट बीजेपी का खुद का ये है, या फिर ये इसराइल के कहने पर ही ये लोग इस देखिए तरह की बहुत लॉबिंग शुरू कर रहे हैं? बहुत दिनों से जो हिंदुस्तान था वो सियासत से आउट हो गया है। वो आलमी मंजरनामे पे कहाँ है? बिल्कुल। ईरान अमेरिका की जंग में कहाँ है हिंदुस्तान? बिल्कुल। किसी और मामले के अंदर आप देखें हिंदुस्तान कहाँ है? कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान उभर कर आ गया है। अब उनको तकलीफ हुई है कि हम क्यों नहीं है मंजरनामे में, तो अब उन्होंने अपने ट्रॉल्स और सारे वो सो कॉल्ड सहाफी दानिश्वर सबको उन्होंने ट्विटर पे जो है ना वो राशन सर पानी उनके देकर दानिश्वरी तो हमने उनको छोड़ दिया है। पाकिस्तान के साथ जंग में बिल्कुल देख ली। बिल्कुल, अब क्या उन्होंने छोड़ तजज़िया दिया, होता उनको है। सोशल मीडिया पे छोड़ा है कि भाई कश्मीर का मसला उठा। हम्म। अब वो ट्रेंड कर रहे हैं कि भाई कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। अच्छा। ये क्या चीज़ है ये? यानी आप कौन होते हैं कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया? कश्मीर बिलोंग्स टू कश्मीरी पीपल, कश्मीरी पीपल, बिल्कुल। नॉट इंडिया। तो ये पूरी दुनिया जानती है। जब ये इंडियन सहाफ़ी और इस तरह के लोग बैठकर ये चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या दुनिया की नज़र में इंडिया का क्या इमेज बन रहा होगा? पहले ही थर्ड क्लास हो चुका है, बिल्कुल। वो मजीद अपने आप को इमेज को ख़राब कर रहा है। मैं हिंदुस्तानी लोगों से अपील करता हूँ, हिंदुस्तान के अवाम से कहता हूँ कि भाई आप भी बड़े अच्छे लोग हैं, आप अपने सर के ऊपर से इन बदबख्तों को हटाएं, आप कोई अपराइजिंग करें, वहाँ पे खड़े हो जाएं, इन शिद्दत पसंदों को, इन दहशतगर्दों के हामियों को, मोदी को और ये जो इनकी RSS पार्टी है, इनको उखाड़ के फेंके। ये हिंदुस्तान ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान अमन का गहवारा होना चाहिए। हिंदुस्तान अपने पड़ोसी ममालिक के साथ यानी वो अच्छे ताल्लुकात वो रखने वाला मुल्क होना चाहिए। जबकि अभी वहां पर क्या है, ये सारा कुछ करके वो कह रहे हैं कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। भाई तुम अपनी बेइज्जती कर रहे हो, कश्मीर कहीं नहीं जाएगा। हम आपको बता रहे हैं यहाँ से जो है ना, हिंदुस्तान की हुकूमत भी सुन ले, फौज भी, कि
कश्मीरियों का था, कश्मीरी कश्मीरियों का है और रहेगा। और रहेगा, और पाकिस्तान इसे इंडिया का होने भी नहीं देगा। कभी नहीं देगा। ठीक है ना, तो ये तो वो याद रखें। तो ये ट्रेंड करने से ये नहीं होता कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आने के लिए ट्विटर के ट्रेंड नहीं, बल्कि कोई अमली काम करना अमली पड़ता काम, है, कोई काम करना पड़ता है, पाकिस्तान की तरह आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल तो ये एक बड़ी नाकाम कोशिश कर रही है इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि वो आइसोलेट हो गई है। बिल्कुल। तो इस आइसोलेशन से उनको निकलना है, तो पॉजिटिव काम करें। ये नेगेटिव करके पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीरियों को तो पहले ही आप मार रहे हैं। 70-80 साल से आप उनका कत्लेआम कर रहे कत्लेआम कर रहे हैं, हैं। जेनोसाइड अब आप जेनोसाइड करके आप कहते हैं कि कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। शर्म करो यार। डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में गैस का एक बहुत बड़ा बहरान है, ऐसे मसाइल को छोड़ के वो पाकिस्तान के फिर पीछे लग गए हैं। और मेरे ख्याल में अगर ये एडवेंचर करते हैं तो उनको किस तरह का जवाब मिलेगा अगर इस बार ये लोग हिम्मत करते हैं? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जवाब तो उनको मिल चुका है, वो जलील हो चुके हैं। बिल्कुल। वो इसराइल का दौरा करके, फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पे खामोश रह के, ईरान पे होने वाली जारियत में जो है ना हिंदुस्तान खामोश रहा है। ईरान उनका एक दरीना दोस्त था ठीक जिनको है ना, उन्होंने वो ईरान के वक्त साथ, आने पे हाँ, ठीक है ना, उन्होंने दोस्ती ये नहीं सारा दिखाई। वो किया है। अभी लबनान पे जारियत हो रही है, ये खामोश बैठे हुए हैं। खामोश है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आना है तो फिर आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल। आप हर वक्त ये नहीं कर सकते कि पाकिस्तान 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 राग अलापने से आपको क्या मिलेगा? जो करने वाले काम है भाई वो कीजिए। बिल्कुल। ठीक है ना, फिर आपको इज्जत मिलेगी। तो मैं फिर यही कहता हूँ कि जो उनके अपने मसाइल हैं, वहाँ आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं हिंदुस्तान में, जाके उन पे तवज्जो दें। वहाँ पे लोग रोटी कपड़े मकान से तंग हैं, जाके उनको तवज्जो दें। तालीम के मसाइल हैं, मजहबी शिद्दत पसंदी के जो मसाइल हैं, जाके हुकूमत को चाहिए कि उनको एड्रेस करे। बिल्कुल। ना कि पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान को कुछ नहीं होना। पाकिस्तान इंटरनेशनल गेम के अंदर, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर जो उसका रोल है वो प्ले कर रहा है और अपनी ताकत से ज़्यादा कर रहा है। और ये जो इस्तात है ये अल्लाह ने दी है, तो पाकिस्तान ये कर रहा है और आगे भी वो करेगा। अब आप अगर हिंदुस्तान ये चाहते हैं कि भाई हाँ हम भी इस मुकाबले पे आए, तो फिर आइए, बराबरी की सतह पे आइए, बिल्कुल। कोई काम कीजिए। सिर्फ ये प्रोपेगेंडे से अब ये दुनिया बड़ी अच्छी तरह वो समझती है, दुनिया के लोग बड़े होशियार हैं। ये ट्विटर पे और फेसबुक पे देख के अब वो आप दौड़ नहीं नहीं कहेंगे कि भाई आप जो है ना सब कुछ बस आप हैं। ठीक बिल्कुल। है, तो हिंदुस्तान इस वक्त खसारा उठा रहा है। अगर वो अपनी साख को बहाल करना चाहता है तो उसे चाहिए कि कश्मीर को पहले वहाँ से अपनी जो फौजें, कई लाख फौजी वहाँ बैठे हैं, 10 लाख से ज़्यादा, वहाँ से विड्रॉ करें। बिल्कुल। कश्मीरियों पर जुल्म उसे चाहिए कि वो बंद करे। कश्मीरी अवाम का हक खुद इरादियत जो है उसे वो जो है वो मिलना चाहिए। बिल्कुल। हर हाल में हम उसकी हिमायत करते हैं कि कश्मीर की किस्मत का फैसला कश्मीर करे, ना कि जो है ना वो ना कि हिंदुस्तान की हुकूमत करे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जी। इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि ट्रम्प की फ्रस्ट्रेशन बहुत हमें दिख रही है, और नेटो के साथ उसके वैसे ही लिंक्स खराब हुए पड़े हैं ईरान वॉर के बाद। उसने फिर ग्रीनलैंड का एक अंदिया दिया है कि ग्रीनलैंड हम फिर से ले सकते हैं। तो ये आखिर कब तक ये धमकी देने वाला, और इस तरह का कैरेक्टर आखिर एक यूनाइटेड स्टेट्स के सुपर पावर के प्रेसिडेंट कब तक ये चलता रहेगा? पहले तो इसको सुपर पावर ही नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ट्रम्प है उसका मकसद ही दुनिया में जो उसको लाया गया इस वक्त, जो अमरीकी सदारत दी गई है, CIA का एक प्लान है कि दुनिया में अफरा तफरी फैलानी है। इस अफरा तफरी में क्या होगा, जो पावर शिफ्ट हो रहा है वेस्ट से ईस्ट, वो उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन पावर शिफ्ट हो जाएगी, पावर नहीं रुकेगी। इस जंग के बाद तो और फैसला हो गया कि पावर शिफ्ट हो रही है। तो उस पावर शिफ्टिंग के प्रोसेस को रोकने के लिए वो दुनिया को रीशेप कर रहे हैं, रीसाइज कर रहे हैं अपनी मर्जी से। तो उस रीशेपिंग और रीसाइजिंग में वो यूरोप को भी नुकसान पहुंचाएंगे, वो हमारे एशिया को भी नुकसान पहुंचाएंगे, वो अफ्रीका को भी नुकसान पहुंचाएंगे। पहले भी इन्होंने मगरबी ताकतों ने यही किया। अगर आप तारीख पढ़ें तो तारीख में आपको मिलेगा कि इन्हीं मगरबी हुकूमतों ने, यही वो लोग थे सारे जिन्होंने अफ्रीका को तोड़ा, बिल्कुल नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने हमारे कॉलोनीज बनाई एशिया के अंदर कॉलोनीज बनाई, जिन्होंने जो है वो जनूबी अमेरिका को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने। बिल्कुल। ठीक है, ये वो लोग हैं। तो आज क्या हो रहा है, जनूबी अमेरिका पे भी हमले कर रहे हैं, क्यूबा, वेनेजुएला, क्यूबा में कह रहे हैं कि फिर ऑयल इश्यूज फिर से, ठीक है ना, ये सारे इन्होंने वहां भी खोल रखे हैं। अब यही मसला वो ग्रीनलैंड के साथ करके वो यूरोपियन हुकूमतों को भी जो है ना वो क्या नाम है अफरा तफरी का शिकार कर रहे हैं। यही काम वो ईरान के ऊपर जंग लगा के कर रहे हैं, यही काम फलस्तीन के ऊपर जारियत करके लबनान के ऊपर कर। तो ये एक बड़ा मंसूबा है इस दुनिया को रीशेप करने का, रिसाइज करने का अपनी मर्जी के मुताबिक। मेरे ख्याल में इनके अपने बॉर्डर्स भी एक्सटेंड करना चाह रहे हैं कि ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका के नाम से। शायद इन्होंने कहा था कि कनाडा भी हमारा स्टेट हो जाए, बहुत फायदा होगा इस वजह से कि कनाडा में ऑयल ऐसा ना हो कि ज्यादा रिजर्व है, और ग्रीनलैंड भी, ताकि एक वो रशिया के एक करीब हो जाए, एक बड़ा उनका खित्ता बन जाए। ऐसा ना हो कि दूसरों के लेने के बजाय ये और भी दे बैठे हैं, जैसा पहले भी हमने कहा है। तो इतना आसान नहीं है।
दुनिया की रीशेपिंग और रिसाइजिंग पहले भी होती रही है, उसमें वो जंगों ने बड़ा किरदार अदा किया है, अफरा तफरी ने बड़ा किरदार अदा किया है, लेकिन अब जो जंगें और अफरा तफरी है वो रीशेपिंग और रिसाइजिंग दुनिया की अमेरिका की मर्जी से नहीं होगी, बल्कि दूसरे भी प्लेयर्स इसके अंदर मौजूद हैं, वो इसको रजिस्ट करेंगे, वो नहीं होने देंगे। नाजरीन, आज हमने दुनिया के बदलते हालात पर गुफ्तगू की। कल फिर और मौजू को सामने लाके उस पर बात करेंगे। ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।